अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर के उर्दू खबरनामे के साथ अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ, दुनिया भर और मुल्क भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड की दोबारा वापसी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल एक तकरीब का इनेकाद किया और तकरीब के दौरान क्या कुछ हुआ उस पर मुफस्सल तौर पर जायज़ा लेंगे और कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की फिल्म प्रोड्यूसर्स की कि नई फिल्म पॉलिसी के तहत क्या जम्मू कश्मीर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी इससे मदद मिलेगी या प्रोफेशनल और बैरून रियासत यूटी से बाहर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए फिल्मों की अक्सबंदी करें। घोड़े वाले को रोजी रोटी मिलेगी और आम नागरिक को, लेकिन जो हमारे प्रोफेशनल हैं उनको क्या कुछ हुआ। पहले आपको थोड़ा सा इसके तफसील में बता दूं कि असल में ये पॉलिसी है क्या। जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी का इफ्ताह लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दुनिया भर के फिल्म साजों को कश्मीर में फिल्म साजी की दावत जुमेरात की शाम एक तकरीब में 2021 जेके फिल्म साजी का इफ्ताह करने के दौरान मिली। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार आमिर खान और फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। नई फिल्म पॉलिसी जो मुल्क में सबसे बेहतर होगी से जम्मू कश्मीर में तफरीही इंडस्ट्री के लिए सबसे मौजून और तफरीही मकाम होगा। सुनहरे दौर की वापसी, ज़रूरी आलात, जगह का तयीन और सलाहियती डायरेक्टरों के लिए क्लियरेंस मैकेनिज्म किया गया है। यह आने वाले कल में पता चलेगा कि कश्मीर आने की दावत पूरी दुनिया के प्रोड्यूसर से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी की। इससे कबल इस तरह की कोशिशें बड़ी बार की गई जिसमें साबिक हुकूमतों ने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को जम्मू कश्मीर लाया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में और 70 की दहाई में और सिनेमेटो टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही है। दरअसल तकरीब 5 अगस्त शाम SKICC में हुई जहाँ पर आमिर खान के अलावा कई अहम मारूफ शख्सियात भी मौजूद थी और LG मनोज सिन्हा की माने तो उनका अब टारगेट जो अगला होगा वो फिल्म प्रोड्यूसर्स को दुनिया भर से जम्मू कश्मीर की ओर रागिब कराना है और यहाँ से न सिर्फ फिल्में उनकी अक्सबंदी की जाएगी बल्कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर से फिल्में बनती थी उसके बाद हालात कशीदा हुए, सूरत हाल अबतर रही, जिसके बाद फिल्म प्रोड्यूसर्स को यहाँ आने का मौका नहीं हुआ। लेकिन ये बात है फिल्म प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड की, कश्मीर में जो अदाकार हैं उनका क्या कुछ प्रोग्राम है उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को और आमिर खान को, और जम्मू कश्मीर की सरजमीन से फिल्म प्रोड्यूसर्स को कुछ पैगाम देना चाहते हैं। और मैं इसे एक ऐतिहासिक मोड़ मानता हूं और मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स से व्यापक कंसल्टेशन के बाद ये फिल्म पॉलिसी बनी और ख़ास तौर से इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए साथियों ने काफ़ी इसमें सहयोग किया है। मैं इतना कह सकता हूं कि यहाँ का पूरा प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वो पुराने दिनों की वापसी फिर से यहाँ हो सके। आमिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे जहाँ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का रोल होता है फिल्म को हिट करने में, वहाँ कितनी इंपॉर्टेंस होती है लोकेशंस की और कश्मीर से बेहतर कोई जगह? देखिए, कश्मीर से कोई खूबसूरत जगह मैंने तो देखी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो जितनी खूबसूरती है यहाँ की उतने ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सिन्हा साहब ने ये पॉलिसी निकाली है। इससे इंडस्ट्री को एक बार फिर मौका मिलेगा यहाँ आने का, यहाँ की खूबसूरत लोकेशंस में शूट करने का, और मुझे लगता है कि देश भर की बल्कि दुनिया भर के लोगों को कश्मीर का मज़ा लेने का एक मौका मिलेगा। और यहाँ के लोगों को जैसे LG साहब बता रहे थे कि यहाँ के जो टैलेंट है उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो एक दिन चाहूँगा देखना कि हम कश्मीरी फिल्में देखें जैसे हम और भी ज़बानों में फिल्में देखते हैं, तो यहाँ की एक इंडस्ट्री खुद की हो, फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर की हो और जो नेशनल फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करे जैसे बाकी इंडस्ट्रीज करती हैं। जम्मू कश्मीर में फिल्म साजी या पॉलिसी का ऐलान किया गया, लेकिन पॉलिसी में क्या जम्मू कश्मीर को बहैसियत लेबर ही काम मिलेगा या जो हमारे पास अदाकार हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि जिस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़े बड़े इस वक्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और आमिर खान ने जिस वक्त ज़राए इब्लाग से बातचीत की, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे के साथ बातचीत की, उससे साफ लग रहा है कि फिल्म यहाँ शूट होगी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही होंगे जो लगातार आ रहे हैं। नाजरीन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं तारिक जावेद साहब, इनसे बातचीत करते हैं वो किस तरह से इस फिल्म पॉलिसी को देखते हैं। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं दोपहर के खबरनामे में। फिल्म पॉलिसी में अब जम्मू कश्मीर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते रहेंगे और 60-70 की दहाई को जिंदा किया जाएगा, लेकिन मकामी प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर कहाँ जाएगा?
جی تجمل صاحب آپ نے یاد کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور گلستان ٹی وی کا بھی. یہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں جہاں تک میرا سوچنا ہے کہ کشمیر سے کوئی بھی پروڈیوسر اس میں بلانگ نہیں کرے گا, کوئی بھی ڈائریکٹر بلانگ نہیں کرے گا, کوئی بھی ایکٹر بلانگ نہیں کرے گا, کیونکہ یہ آئی واش ہے. یہ کام ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ میری سوچ ہے, میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں, اپنے یہ طارق جاوید ذاتی سوچ بتا رہا ہے کہ مجھے لگا, اور اسی لیے میں کل اس فنکشن میں نہیں گیا, میں نے یہ فنکشن اٹینڈ نہیں کی. یہ سارا آئی واش ہے, یہ سارا کام بمبئی کے لوگوں کے لیے ہے, باہر کے لوگوں کے لیے. ہم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں. طارق صاحب مجھے بتائیں کہ جب آپ اس تقریب میں نہیں گئے, کیا یہ اجتماعی فیصلہ تھا ہمارے سب سے زیادہ پروڈیوسر ڈائریکٹرز کا جو انجمن ہے, یا آپ کی ذاتی رائے تھی؟ جی نہیں, میری ذاتی رائے تھی. مجھے بھی دعوت نامہ آیا تھا, لیکن میری ذاتی رائے تھی, میں نہیں چلا گیا. باقی میرے کلیگز جو ہیں, میرے دوست جو ہیں, بہت سارے گئے, میں نہیں گیا. لیکن اس کے منفی نتائج تو آنے لگیں گے. اگر آپ گئے ہوتے اور تحریری طور پر ایک میمورنڈم لیفٹیننٹ گورنر کی نوٹس میں لایا تھا, ابھی تو آپ کو دعوت نامہ ملا تھا, اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. دیکھیے تجمل صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کل بھی وہاں پہ گیسٹ پہ بلایا گیا عامر خان صاحب کو. ہم لوگ بھی 8-10 میرے کلیگز وہاں پہ بیٹھے تھے, سینئر موسٹ لوگ جنہوں نے پچھلے 30 سال فلمیں بنائی دوردرشن کے لیے, سینئر ایکٹرز میرے کلیگز. اور میں سے کسی کو نہیں انوائٹ کیا کہ آپ اپنی رائے آ کے آئیے اور آپ بتائیے, یہ تھینکس کا ووٹ دے دیے, یا یہ بتائیے کیسا ہے, یہ اسکیم کیسی ہے. وہاں بھی بمبئی کا ہی عامر خان بول رہا تھا, وہاں بھی بمبئی کا ہی کوئی وہ کرن صاحب بول رہے تھے, کشمیری تو کوئی نہیں بول رہا تھا. تو یہ تو ایک کوشش ہوئی. اس کے بعد آج اس کوشش کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ بھلے ہی باہر سے پروڈیوسر ڈائریکٹر آئے, اور آئینے میں صاف طور پر مجھے لگ رہا ہے کہ جموں کشمیر کے گھوڑے والے, پونے والے اور چھوٹے چھوٹے ٹرالر کو کام تو ملے گا, لیکن اس سے آپ کی عزت افزائی میں کمی ہو گئی کیا؟ کیونکہ آپ کو اعتماد میں لیے بغیر جموں کشمیر کے لیے اب فلم پالیسی کا اعلان کیا گیا. جی بالکل, ان کو چاہیے تھا پہلے ہم سے میٹنگ ایک رکھنی, جو سینئر لوگ ہیں ان سے کہنا کہ کیا پالیسی ہے ہماری, یہ جو فلم کی پالیسی ہے یہ کیا ہے, کس چیز کے بعد اس میں کیا ہے, ہمیں پروڈکشنز ملیں گی کیا, جس طرح ہم دوردرشن کے لیے پروڈکشنز بناتے تھے, ہمیں کیا سیریلز بنانے ہیں, فلمیں بنانی ہے, یا ایکٹنگ کرنی ہے, کیا کچھ کرنا ہے, اناؤنس کرنا کہ ہم نے ایسا کیا, تو اس میں کیا کرنا ہے. ابھی دیکھیے عامر خان آیا ہے, ابھی اس کی شوٹنگ ہے یہاں, لداخ سے آیا وہ, سری نگر, اب کی شوٹنگ یہاں پہ ہے 10-15 دن. بینیفٹ تو اس کو مل رہا ہے نا, ہمیں کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ تو بتائیے. یہ میں بار بار دہراؤں گا, یہ میری ذاتی رائے ہے, میری رائے. بہت بہت شکریہ طارق جاوید صاحب, آپ نے قیمتی وقت نکالا, ہمارے ساتھ بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. دراصل جموں کشمیر کے لیے فلم پالیسی کا افتتاح, ایل جی کی طرف سے دنیا بھر کے فلم پروڈیوسرز کو کشمیر میں فلم سازی کی دعوت جمعرات کی شام SKIC سری نگر میں ایک تقریب کے دوران ملی. لیکن سوال بہت سمپل ہے کہ جموں کشمیر کے جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, مانا کہ ان کا جو تجربہ ہے, مانا کہ ان کا جو ایکسپوجر ہے اس لیول سے تھوڑا سا آس پاس ہی ہوگا, لیکن ایک موقع دیا جانا چاہیے. پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز, ایکٹرز ہمارے پاس جموں کشمیر میں اساسا بہت زیادہ ہے, اور ہم نے ان کی قیمت جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی, بلکہ کرکٹ, فٹ بال کے طرز پر جس وقت نیشنل لیول پر آپ کھلاڑی لیتے ہیں تو جموں کشمیر کو نظر انداز کرتے ہیں. خیر وہاں تو میرٹ آپ کا ہائی ہو سکتا ہے, لیکن پروڈیوسر, ڈائریکٹر, ایکٹر بننے میں آپ کو جموں کشمیر کی بھی بات رکھنی چاہیے کہ یہ ماننا ہے طارق جاوید کا. ناظرین, جموں کشمیر میں فلم سازی کے لیے پالیسی کا اعلان, اور مقامی پروڈیوسر, ڈائریکٹرز اور ایکٹرز جو ہے وہ سیکفا ہے, ناراض ہیں, نا امید نہیں ہے. انہیں موقع ہے کہ شاید آئندہ اس فلم پالیسی میں عامر خان کے بعد اور باقی جو لیڈران ہیں وہ اس فلم پالیسی کو لے کر آگے چلیں, جنہوں نے لیڈ کیا ہے بالی ووڈ کو, انٹرٹینمنٹ کو. جموں کشمیر میں کٹھن حالات میں پروڈیوسر, ڈائریکٹرز نے دوردرشن کا بینر زندہ رکھا, ریڈیو کشمیر کا بینر زندہ رکھا. امید کی جاتی ہے کہ اس سفر میں کہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبر نامہ اپنے میزبان تجمل کے ساتھ. ناظرین, 5 اگست 2019 سے لے کر 2021 تک سیاسی قیدیوں کی بات کرتے ہیں, عام پرزنرز کی بات کرتے ہیں کہ ابھی تک کل ملا کر کتنے قیدی جو ہیں انہیں جموں کشمیر کے مختلف جیلوں یا اس سے باہر رکھا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ, محبوبہ مفتی, یہ بھی ان لیڈران میں سے تھے جن کے خلاف FIR, جن کے خلاف اس وقت جو ہے PSA لگا تھا. 5 اگست 2019 کے بعد اب تک 2300 افراد گرفتار ہو چکے ہیں. وادی میں 1200 کے خلاف UAPA کے تحت کیس درج کیے گئے, 954 پر PSA عائد کر دیا گیا. خصوصی آئینی پوزیشن ختم کرنے کے بعد اب تک 2300 افراد حراست میں لیے گئے ہیں,
जिनमें से 1300 UAPP के तहत केस दर्ज किए गए, जबकि 954 अफराद पर PSA सिर्फ अगस्त 2019 में 290 अफराद, जिनमें डॉक्टर अब्दुल्ला, जूनियर अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती आईनी पोजीशन खत्म करने के बाद कुल 2300 अफराद, जबकि मौजूदा वक्त में 46% कैदी मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, जबकि 493 अफराद UAPA के तहत गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 249 का ताल्लुक इनमें से सिर्फ जम्मू कश्मीर से है, जबकि 1100 अफराद हनूज मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। 2020 आते आते PSA का इतलाक कम होने लगा, जबकि UAPA के तहत इतलाक में इजाफा लगातार जारी है। 2013 में क्रिमिनल पेनल कोड के तहत सेक्शन 107 के तहत 5000 अफराद गिरफ्तार गए, जिनमें बेशतर लोगों को रिहा किया गया। 2019 में यह जो सूरत हाल है, ये जो तस्वीर है, यह कदर मुख्तलिफ थी और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि शायद कल तलक की वज़ीर आला महबूब मुफ्ती को भी अपने गेट के अंदर ही बैठना पड़ेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सबसे सीनियर और कदावर लीडर जम्मू कश्मीर के, उन्हें अपने घर के अंदर बैठना पड़ेगा। यह उस वक्त कोशिश हो रही थी 2019 में बाहर आकर मुख्तलिफ अपने घर से बाहर आने की, लेकिन इजाज़त नहीं मिल रही थी। इसी तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उमर अब्दुल्ला और उसके बाद वो लीडरान जो इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन नहीं रखते हैं, जिनमें लगातार जो नज़रबंद लीडरान हैं उनमें उनकी तादाद भी बड़ी है। और उसके अलावा वो नौजवान जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद हैं और उनकी तादाद भी अच्छी खासी है, जिन्हें यूपा के तहत गिरफ्तार किया गया। और अब खिलाफ तवक्कुह और हैरान कुन तौर पर जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक है उसमें कमी आ गई है, जबकि UAPA के तहत इतलाक में अब बहुत ज्यादा जो इजाफा हुआ है, यानी UAPA के तहत केसों में इजाफा और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केसों में कमी आने लगी है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 2019 और इसके बाद ED की तरफ से भी तलबी हुई और ऐसा पहली बार हुआ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त, मौजूदा सेंट्रल कश्मीर से पार्लियामेंट मेंबर, उन्हें ED ने कई केसों में तलब किया। उसके बाद PSA उनके घर तक को मुकम्मल तौर पर जो है जेल खाना डिक्लेयर किया गया और उसके बाद जेल मजिस्ट्रेट की तैनाती अमल में लाई गई। जम्मू कश्मीर में दो तरह की तस्वीरें हैं, वो लोग जिन्हें लीडर के तौर पर इन्हें तस्वुर किया जाता था और काफ़ी इंतखाबात में कामयाबियों के झंडे उतारे, लेकिन उसके बाद झंडे गाड़ने के बाद ये झंडे जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऊंचा रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया। उस वक्त की तस्वीर है जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया। उस वक्त जस्टिस हसन मसूदी और अकबर लोन वगैरह उनके साथ साथ में शामिल रहे और तकरीबन उमर अब्दुल्ला भी करीबन एक साल से तकरीबन आसपास ही वक्त मुख्तलिफ डिटेंशन सेंटर्स में गुजारा और उसके बाद काफ़ी बयानात जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि हम 35 से 370 की जो जदोजहद है उसको आईनी और जमहूरी तर्ज अमल से लड़ेंगे और इसमें किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। नाज़रीन, ब्रेकिंग खबर आ रही है, उस पर चलेंगे थाना मंडी से कुछ देर बाद, और थाना मंडी में क्या कुछ हुआ तफसील आया चाहती है। लेकिन 35 से 370 के बाद नाज़रीन जम्मू कश्मीर में जो सियासी इस्तेकाम आया और उसके बाद इंतखाबात भी हुए DDCs के, BDCs के, और एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने गठजोड़ भी किया। जम्मू कश्मीर में जब आप मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि साबिक वज़राए आला को भी अपने अपने घरों में काफ़ी वक्त गुजारना पड़ेगा, उन्हें बाहर आने के लिए इजाज़तनामा हासिल किया जाना होगा। लेकिन वक्त ने ऐसा तेज़ गर्दिश अपने साथ बहुत कुछ बहा के लिया इस तेज़ गर्दिशों में, और मामूलात जो है वो वापस आने लगे हैं। और कल जब 5 अगस्त की तकरीब के बाद महबूब मुफ्ती ने सड़क पर आकर एहतजाज किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी मीटिंग तलब की, जस्टिस हसन मसूदी और अकबर लोन ने पार्लियामेंट के बाहर 35A की वापसी का मुतालबा किया। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने भी अपने अपने व्यू पॉइंट सामने रखे। अपने पार्टी ने साफ कहा कि 370 से जम्मू कश्मीर में विकास की रुकावट नहीं थी, क्योंकि बीजेपी कहती थी कि इससे रुकावट थी, जिसका बरमला एतराफ़ खुद अपनी पार्टी के सरबराह साबिक वजीर सैयद अल्ताफ बुखारी ने किया। बहरहाल ये तस्वीरें जो है ये फाइल शॉट्स मुख्तलिफ जो रद्दबदल हुए, जो हमने देखा कि बहुत कुछ ज़मीनी सतह पर बदला, उसको लेकर था। अब देखने वाली बात होगी कि अब जम्मू कश्मीर में इस बदलाव के बाद सूरत हाल जो है किस तरह से डगर पर वापस आ सकती है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कल तकरीबन 9:45 बजे के करीब तूफ़ानी हवाओं ने बहुत कुछ नुकसानात किए। हालांकि नुकसान का तखमीना लगाने में अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट और ज़िला तरक्याती कमिश्नर की टीमें लगी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की। सीधा चलते हैं पटन, हमारे साथ राही निसार जुड़ चुके हैं, क्योंकि पटन में दरख्तों का जमाव बहुत ज़्यादा है
اور قومی شاہراہ پر کئی بار ہم نے سڑک حادثات بھی دیکھے۔ راہی نثار، آپ کا بہت بہت شکریہ، استقبال ہے آپ کا اردو خبرنامے میں۔ پٹن اور آس پاس میں کل شام کی دھند اور تیز ہواؤں کے بعد صورتحال کیسی ہے اور کیا نقصانات کی کوئی اطلاع ہیں؟ جی تجمل، جو ہی کل یہاں پہ تیز ہوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بارشیں بھی ہم نے دیکھی، تو اچانک ہی جو ہی یہاں پہ موسمیات نے پہلے تو اطلاع دی کہ اگلے 3 گھنٹوں میں یہاں پہ موسم خراب ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے علاقوں میں الگ الگ ٹائمنگ پہ یہاں پہ آندھی کے ساتھ ساتھ تیز بارش بھی یہاں پہ ہوئی، جس کی وجہ سے یہاں پہ کئی درخت بھی گرے۔ اور اگر ہم میوہ صنعت کی بات کریں، ایک بار پھر ہم یہ کہیں گے کہ میوہ صنعت کو ایک بار پھر یہاں پہ کل نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ کئی جگہوں پہ یہاں پہ تیز ہوائیوں کی جو ہوائیں چلی اس کی وجہ سے یہاں پہ میوہ گرا۔ اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم بجلی کی بات کریں، کل رات یہاں پہ بجلی کے جو کھمبے ہیں ان کو بھی نقصان ہوا، مگر آج صبح سویرے یہاں پہ بجلی عملے نے ان کھمبوں کو یہاں پہ کھڑا کر کے بجلی کو پھر سے بحال کیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ کل شام جو ہی یہاں پہ تیز ہوائیں چلی، اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر گاؤں کی بھی بات کریں، کئی مکانوں کو بھی یہاں پہ نقصان ہوا، وہاں پہ کئیوں کے چھت اڑ گئے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو یہاں پہ بارش کا یہاں پہ جو سلسلہ تھا، اور کئی جگہوں پہ ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ وہاں پہ لوگ خوش بھی تھے، کیونکہ وہاں پہ ہوائیں نہیں چلی بلکہ خالی وہاں پہ بارش۔ لیکن راہی، جن علاقوں میں تیز ہوائیں چلی، آندھی چلی اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلی، کیا کسی علاقے سے کسی نقصان کی کوئی خبر ملی؟ زیادہ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا، البتہ ہم یہ کہیں گے کہ بہت سارے علاقوں سے کل شام ہی ہمیں وہاں پہ اطلاع ملی کہ کئی مکانوں کے جو چھت ہے وہ وہاں پہ اڑ گئے۔ اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ کہیں گے کہ جو میں نے کہا کہ میوہ صنعت کی جہاں پہ ہم بات کریں گے، تو میوہ کو یہاں پہ کل ہم نے فارمر سے دیر گئے بات، ہم نے شام دیر گئے بات کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک بار پھر ہمیں یہاں پہ کل نقصان ہوا، کیونکہ تیز آندھی کی وجہ سے بہت ساری میوہ باغات کو یہاں پہ نقصان ہوا۔ بہت بہت شکریہ راہی نثار، پٹن سے خبرنامے میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ تو ناظرین، جموں کشمیر کے متعدد علاقوں میں کل شام تیز ہوائیاں اور آندھی چلی، اور اس کے بعد جو صورتحال رہی اس کا پورا بیرو دے رہے تھے ہمارے ساتھی راہی نثار پٹن سے۔ اب چلتے ہیں موسم سے متعلق مزید جانکاری اور کووڈ سے متعلق جانکاری جاننے کے لیے عرفان فاضل کے پاس، جو کہ ہمارے ساتھ سری نگر سے براہ راست جڑے ہیں۔ عرفان، بہت بہت شکریہ، استقبال ہے آپ کا اردو خبرنامے میں۔ تفصیل سے آگاہ کیجیے گا کہ جموں کشمیر میں موسم سے متعلق جانکاری اور اس کے بعد کووڈ-19 پر آئیں گے۔ اس طریقے سے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ تقریباً 3 گھنٹے تک گسٹی ونڈز اور سٹارم کا جو اثر ہے وہ کشمیر میں دکھائی دے گا، اور خاصا اثر جو ہے، صاف اثر جو ہے کشمیر گھاٹی میں دکھائی دیا، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو ٹرانسمیشن لائن ہے 33 kV اور 11 kV وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہے، جسے ریسٹور کرنے کے لیے پی ڈی ڈی محکمہ گراؤنڈ پر ہے، اور کل رات سے ہی کئی علاقوں میں جو ہے پاور سپلائی گول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر موسم کو لے کر بات کریں تو موسم کی پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ فی الحال مانسون کا ایفیکٹ جموں کشمیر پہ رہے گا، اور بیچ بیچ میں دھوپ اور بیچ بیچ میں تیز ہواؤں کا اثر دیکھنے کو ملے گا، اور اس کا اثر صاف طور پر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اور آنے والے 24 گھنٹے میں موسمی محکمات کا بھی یہ ماننا ہے کہ موسم پیشگوار بھی رہے گا، اور ساتھ ساتھ ہلکی تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ بارشیں بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال کووڈ-19 پینڈیمک کو لے کر بات کریں، ایک سائڈ سے دیکھا جائے تو ریشیو جو دھیرے دھیرے ہے وہ کمپریس ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، کیسز کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے۔ گارڈنز میں پبلک پارکس کو لے کر بات کریں تو وہاں پر بھی میڈیکل کیمپس اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ محکمے نے جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز رکھی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ایک سائڈ سے ڈیلٹا ویو کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، ڈیلٹا جو ہے یہ تھرڈ ویو کو لے کر جس طریقے سے مختلف سٹیٹس میں اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے، جموں کشمیر میں خدا نہ خواستہ کئی ایسے معاملات نہ بن جائے اور بعد میں پھر سے وہی لاک ڈاؤن کی سچویشن دیکھنے کو ملے۔ مگر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، بیتی رات میں جو جموں کشمیر گورنمنٹ نے آنکڑا دیا اس میں 128 مثبت کیسز دوبارہ آئے، ایک شخص کی موت واقع ہوئی جن کا تعلق جموں سے ہے، اور ہمارا جو اس وقت متاثرین کی کل تعداد ہے وہ 3,22,120 کے قریب ہے۔ تو اس چھوٹی سی جگہ میں جموں کشمیر میں 128 کیس دوبارہ آنا، کیا کہیں اس میں نیگلیجنس یا لاپرواہی جو ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تو نہیں کی جا رہی ہے؟
देखिए तजम्मुल, अगर बात करें एक साइड से अगर आंकड़ा पहले बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उसके साथ साथ रिकवरी रेट भी अच्छी है और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं वो भी रिकवर हो रहे हैं, मगर कहीं कहीं जगह पर हम कह सकते हैं कि लापरवाही जमीनी स्तर पर लोगों की तरफ से जरूर दिखाई दे रही है। नो डाउट कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरीके से मुकम्मल तौर पर फोकस्ड है या उनका मानना है कि मास्क पर जुर्माना होगा, SOPs पर जुर्माना होगा, मगर पब्लिक की तरफ से हम देख रहे हैं कि लापरवाही जो है जमीनी स्तर पर कहीं कहीं दिखाई दे रही है। मार्केट्स को लेकर बात करें खास तौर पर, या मेन रोड्स पर जो लोग चल रहे हैं वो विदाउट मास्क चल रहे हैं, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी सख्त से सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि आने वाले टाइम में हम कोविड-19 पैंडेमिक की जो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं वैसे मामला न बने, वैसी नौबत न बने जिससे हम बाद में बाहर नहीं निकल सकते हैं। यहां पर दोनों को काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन सैयद इरफान, वहीं जम्मू कश्मीर में आप देखें तो अब संडे मार्केट भी खुलनी शुरू हुई और उम्मीद की जाती है कि बाकी जगहों पर भी कामकाज चल रहा है, लेकिन क्या जो टेस्टिंग हमारी हो रही थी वो इस लेवल से हो रही थी या उसमें कमी आई जिसकी वजह से अब केसों की तादाद भी हम न्यूमेरिकली कम बता रहे हैं, हालांकि 128 बीती रात में दोबारा मुस्बत केस आए? देखिए सईद तजम्मुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर देखा जाए पहले जिस तरीके से केसेस की तादाद बढ़ रही थी उसमें एक अच्छा रेशियो टेस्टिंग को लेकर था। जब लोगों को थोड़ा सा भी लगता था नजला जुकाम खांसी या उनको लगता था फीवर, वो एकदम से टेस्ट करने के लिए रैपिड टेस्टिंग के लिए जाते थे, मगर उसके बाद हमने देखा कि अब धीरे धीरे टेस्टिंग मामला भी कम होने लगे। अगर लोगों को नजला जुकाम खांसी भी हो रही है तो वो घर पे ही क्वारंटाइन या इलाज करने के लिए। और वैक्सीन की क्या पोजीशन है, क्या दूसरा डोज लेने में लोगों ने दिलचस्पी दिखाई? और क्योंकि आदमी दिलचस्पी का मुजाहरा बहुत सारे तबके अभी भी कर रहे हैं और 18-35 वाले उम्र के लोग जो हैं और उससे नीचे जो हैं जो वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहता, क्या उस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन चल रही है? बिल्कुल, वैक्सीनेशन की रफ्तार मुकम्मल जारी है, मगर वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं कई कई जगह से शिकायतें आ रही है कि उनको प्रॉपर प्लेसमेंट से वैक्सीनेशन जो करनी है या उनके लिए जो जगह मुकर्रर की गई है वो ठीक नहीं है। कल भी हमें रामबाग से खबरें मौसूल हो रही थी, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो स्टाफ था उनका मानना था कि कहीं कहीं पटवारियों की वजह से या कुछ लोगों की वजह से वहां पर उन्हें स्टॉक किया जाता है, हटाया जाता है, दूसरी जगह बिठाया जाता है। एक साइड से वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन के बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल। ब्रेकिंग खबर आ रही है राजौरी से, थाना मंडी राजौरी से बड़ी खबर आ रही है। थाना मंडी राजौरी में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच में एनकाउंटर की खबरें आज के IGP जम्मू जोन ने इसका ट्वीट करके कंफर्मेशन किया, कहा कि कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो चुका है। सीधे चलते हैं जमशेद मलिक के पास। जमशेद, क्या तफसीलात है इस खबर के तनाजुर में? जी तजम्मुल, बिल्कुल आज सुबह फिर सेना पुलिस की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था बड़ी फंगाई इलाके में, और फंगाई इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों की तरफ से पुलिस ने कुछ फायरिंग की। फायरिंग के बाद थोड़ी देर फायरिंग का तबादला हुआ और उसके बाद इस वक्त गोलियों का सिलसिला जरूर थम चुका, मगर मजीद नफरी को वहाँ तैनात किया गया। ये इलाका ऐसा है जहाँ पहले भी काफी बार इनकाउंटर हमने देखे थे, मगर कई बरसों के बाद इस इलाके में दोबारा ये इनकाउंटर का मामला सामने आया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस और सेना की तरफ से इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसकी इतला पहले से इन्हें मिली हुई थी, जिसको देखते हुए जमशेद कुछ दिन पहले आपने दिखाया था और बताया भी था कि इलाके में ID को नाकारा बना दिया गया, क्या ये वही एरिया है क्या उसका आसपास का? नहीं जमल, ये एरिया है शादरा शरीफ, जो हमारी दरगाह है, दरगाह के बिल्कुल ऊपर पहाड़ी इलाका है जहाँ ये इनकाउंटर इस वक्त शुरू हुआ है। इस इलाके में ऐसे ही बता रहा हूँ कि पहले बहुत बार इनकाउंटर देखने को जरूर मिले थे, मगर काफी अर्सा लगभग 10 से 12 साल के बाद दोबारा इस इलाके में इस तरह का इनकाउंटर सामने आया। ये इलाका थाना मंडी में पड़ता है और ये शादरा शरीफ के बिल्कुल ऊपर पहाड़ी का इलाका है। इससे पहले भी जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इलाका काफी देर अफेक्टेड रहा, मगर काफी देर से खामोशी के बाद, क्योंकि जिस तरह इतला पहले से ही सेना को और पुलिस को थी कि इस इलाके में कुछ मूवमेंट हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि दरअंदाजी हुई है, और इस बात से ये साबित होता है कि वाकई दरअंदाजी हुई है, क्योंकि इसके बाद आज सुबह जब पुलिस और सेना की तरफ से पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, और सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद एक आखिरी सवाल होगा कि ये जो इनकाउंटर है ये फॉरेस्ट एरिया में है या बस्ती में है? नहीं तजम्मुल, ये फॉरेस्ट एरिया भी है और बस्ती भी है। अगर इतना फॉरेस्ट एरिया इसको नहीं कह सकते, मगर ये पूरा जो इलाका है ये बस्ती वाला इलाका है जहाँ ये इनकाउंटर शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि फॉरेस्ट एरिया इससे काफी दूर पड़ता है, बिल्कुल शादरा शरीफ के ऊपर टॉप का इलाका पड़ता है। इस इलाके को पंगाई इलाका कहा जाता है जहाँ ये इनकाउंटर इस वक्त शुरू हुआ है, मगर अभी मजीद नफरी को वहाँ तैनात किया गया। जिस तरह सुबह इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके बाद पहले से ही जिस तरह इनको इतला थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तरफ देख रहे हैं कि थाना मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और फौज की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, और आज सर्च ऑपरेशन। तो क्या इस वक्त फायरिंग दोनों अतराफ से हो रही है या एक तरफ से?
जमल इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जरूर दोबारा थम चुका है, मगर कंटेक्ट जरूर हो चुका है, क्योंकि पहले जिस तरह फायरिंग पुलिस पे और सेना पे हुई उसके बाद फायरिंग का सिलसिला जरूर थमा है, मगर उसके बाद तैनात कर दी गई है वहाँ, और इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जरूर थमा हुआ है, मगर सेना को मजीद बुला लिया गया क्योंकि पहले। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक राजौरी से तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही थी जम्मू के राजौरी इलाके के शारदा शरीफ के आसपास के फॉरेस्ट एरियाज में जमशेद मलिक बता रहे थे और आईजीपी जम्मू ने इसका कंफर्मेशन किया कि फायरिंग के आगाज में दोनों तरफ से अभी तक जो है मकामी बस्ती में जो लोग हैं उन्हें दूसरी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पे मज़ीद तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहे। फिलहाल उर्दू खबरनामे का सफ़र यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानते रहे और देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।